नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है हिसाब बराबर। जा बुढ़िया जाकर सारे कपड़े धो दे, बाहर पड़े हैं। निशा ने अपनी सास सुलोचना जी से कहा। इधर सुलोचना जी को बुखार था, पानी छूते उन्हें ठंड लग रही थी, तो वो कभी उठती तो कभी बैठ जाती। फिर थोड़ी देर बाद वो उठने को हुई थी। निशा दौड़ कर आती है और उन्हें जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे सुलोचना दी दूर झटक कर जा गिरती है और उन्हें काफ़ी चोट आती है। वो रोते रोते निशा से कहती है, मारती क्यों हो बहू? जा तो रही थी। जा रही है बुढ़िया, जाना होता तो कब का चली जाती, पर तुझे तो लात जूते की भाषा ही समझ आती है। चल अब जा, वरना अब तो वो हाल करूँगी कि समझ नहीं आएगा कि कपड़े धुल रहे हैं या तो। निशा ने अपना दांत पिसते हुए कहा। उसके बाद सुलोचना जी कांपते हुए हालत में ही कपड़े धो रही थी और फिर किसी तरह सारे कपड़े धोकर वो अपने कमरे में जाकर अपनी रजाई ओढ़ कर बैठ जाती है, पर फिर भी उनकी कपकपाहट बंद नहीं होती। तो इतने में निशा फिर से आकर उनसे कहती है, वारे बुढ़िया, दो कपड़े क्या धोती है? ऐसे कर रही है मानो घर के सारे काम खत्म हो गए हो। बर्तन कौन धोएगा? बहू बुखार है, कपड़े ही बड़ी मुश्किल से धोए हैं, हम बर्तन नहीं धो पाओगे। वो कपकपी हो रही है, कुछ गर्म मिल जाता तो। सुलोचना जी इतना कह रही थी। इतने में निशा वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है और थोड़ी देर में ही गर्म पानी का पतीला लेकर वापस आती है और सुलोचना जी से कहती है, ले बुढ़िया, तुझे गर्म चाहिए ना? अब पूरी की पूरी ही गर्म कर देती हूँ। या कहकर निशा ने गर्म पानी का पतीला सुलोचना जी पर डाल दिया। सुलोचना जी की चीख निकल पड़ी, क्योंकि पानी इतनी गर्म थी कि उनकी खाल उतरने लगी। वह मारे जलन के कहने लगी, मार दिया रे, मुझे मार दिया। चुपकर बुढ़िया, ज़्यादा शोर मचाए तो अब जुबान पे भी जलता कोयला रख दूंगी। अब बोल, ठंड लग रही है नहीं ना? चल अब जाकर बर्तन धो, निशा ने कहा। उसी हालत में सुलोचना जी बर्तन धोती रही और रात को जब उनका बेटा अभिषेक आया तो सुलोचना जी अपने कमरे में बुखार और जलन लिए बिलख रही थी। उनकी घराने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जिसे सुनकर अभिषेक निशा से कहता है, या माँ इतना क्यों चीख रही है? वो बुखार है, आप तो जानते ही हैं, थोड़ा कुछ होता नहीं, ऐसे दिखाती है जैसे पता नहीं क्या हो गया और थोड़ा जल भी गई है। निशा के ऐसे कहते ही अभिषेक बोलता है, जल गई है कैसे? वो मेरा दिमाग खराब कर दिया था, काम तो कुछ करते नहीं, पूरे दिन बस फरमाइश से कब से कुछ गरम दो बहुत चिल्लाए जा रही थी। इतने में दे दिया गर्म पानी। निशा ने कहा, तुम भी ना निशा, जरा अपने गुस्से को काबू रखना सीखो, कुछ हो गया तो उन्हें ऐसे परेशान बनी पड़ी है मेरे सर पे। आगे तो कुछ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे पायल को तो जानती ही हो। अभिषेक ने कहा, पायल का क्या है, रखना तो हमें ही पड़ता है ना इस बुढ़िया को, निशा ने कहा। उसके बाद अभिषेक सुलोचना जी को नज़दीकी डॉक्टर के पास ले जाता है और गलती से जल गई या कहकर दवाई ले आता है। कुछ दिनों बाद अभिषेक निशा से कहता है, सुनो निशा, पायल का फ़ोन आया था, अगले हफ्ते वो आ रही है। अब जो उसने माँ की ऐसी हालत देख ली, पूरा बवाल कर देगी क्या? अरे आप चिंता मत करो, उस बुढ़िया की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो पायल को कुछ भी बता पाएगी। वो कह देंगे नहाते वक्त उन्होंने गर्म पानी ही डाल लिया। निशा ने कहा, लेकिन माँ को अच्छे से सिखा देना, वरना कहीं उन्होंने कुछ बता दिया फिर तो तुम जानते ही हो। अभिषेक ने कहा, एक बात बताओ, हम पायल से इतना डरते क्यों हैं? अगर उसे अपनी माँ की इतनी ही फिक्र है तो ले जाए ना इस बुढ़िया को यहाँ से। निशा ने कहा, डरता वरता नहीं हूँ, कितनी बार कहूँ, पापा ने अपनी पूरी जायदाद हम दोनों में बराबर बांट रही है और पायल के ससुराल में कोई कमी नहीं है। इसलिए जब वो देखेगी कि मैं माँ की देखभाल कर रहा हूँ, वो मुझे अपना हिस्सा भी दे देगी, और यह उसने खुद ही कहा था। एक बार अभिषेक ने कहा, अरे
देना होता तो कब का दे दिया होता। वो भी काफ़ी चालाक है, जानती है इसी बहाने दोनों माँ बेटी अपनी सेवा करवा लेंगे। निशा ने कहा, मैंने भी सोच लिया है इस बार जो पायल आएगी तो उससे सारी प्रॉपर्टी ले ही लूँगा। अभिषेक ने कहा, क्या पायल आ रही है? सुलोचना जी ने अपने कमरे से झांकते हुए कहा, देखो उस बुढ़िया को कैसे, अपनी बेटी का नाम सुनते ही आ गई, इसे लगता है इसके बेटी बचा लेके। निशा ने कहा, अरे निशा छोड़ो अब यह सब और मेरे लिए आज पकौड़े बना दो, ठंड में चाय पकौड़े का स्वाद ही अलग होता है। अभिषेक ने कहा, बहू पकौड़े के जो चूरन बच जाएंगे वो मुझे दोगी क्या? काफ़ी दिन हो गए न चाय पिया है और न ही पकौड़े खाए हैं। सुलोचना जी ने डरते डरते कहा, देख रही हो आप, जैसे पकौड़े का नाम सुना इस चतुर की जीभ लपलपा रही। आप भी ना कितनी बार कहा है कि इसके सामने खाने पीने की बात मत किया करो, पर आप सुनते कहाँ हो? हमेशा इसकी नज़र बस हमारे खाने पे ही तो रहती है। निशा के ऐसा कहते ही अभिषेक कहता है, अरे छोड़ो ना निशा, छुआ ही तो मांग रही है, दे देना। या भी खुश और फिर यह हमारे खाने को नज़र भी नहीं लगाएगी। सुलोचना जी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, एक माँ भी नज़र लगती है क्या? भला खैर सब खुद का सिक्का ही खोटा हो तो कोई क्या ही कर सकता है। ये सोचते हुए सुलोचना जी अपने कमरे में जाने ही लगी थी। निशा उन्हें कहती है, वाह महारानी कहाँ चली? पकौड़े खाने हैं तो बनाना भी तो पड़ेगा ना। महारानी की तरह आदेश देकर कहाँ चली? पर बहू मेरे हाथ के छाले अभी तक सूखे कहाँ हैं? इसमें प्याज मिर्च लहसुन लगने से तेज लहर होती है और लगातार काम करने से सूख भी नहीं रहा। सुलोचना जी ने कहा, सूख नहीं रहा, यह काम न करने का बहाना है। सुन बुढ़िया, कान खोल कर मेरी बात, ये सारी नखरे जो अपनी बेटी के आगे दिखाया न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके सामने मैं चाहे कितनी भी तुझे मना करूं, पर तू चुपचाप काम करने आ जाना, वरना तो तुझे पता ही है पायल के जाने के बाद तेरा क्या होगा। निशा ने कहा। उसके बाद सुलोचना जी रसोई में जाती हैं और तरफ तरफ कर पकौड़े का पूरा इंतज़ाम करते हैं और जब पकौड़े बन जाते हैं वो एक भी पकौड़ा सुलोचना जी के नसीब में नहीं आता। वो चूड़ा भी थोड़ा ही था, यह देख कर भी निशा उन्हें एक पकौड़ा नहीं देती। बेचारी सुलोचना जी उन थोड़े से चूड़े को लेकर निशा के भरे पकौड़े के थाल को ललचाई आंखों से देखती रही, पर निशा यूं ही उनके सामने से निकल गई। चाय जो बनी थी वो भी सब कुछ छान कर निशा ने ले लिया था। तब उस पर पानी डालकर सुलोचना जी ने उसी को उबाल कर अपनी चाय ली। रसोई के कोने में आंसुओं से डूबी आंखों पकौड़े की छुरी खाने लगी। एक दिन पायल अभिषेक को फ़ोन करती है और सबके हाल चाल पूछने के बाद वो सुलोचना जी को फ़ोन देने को कहती है। वो अक्सर ऐसा ही करती थी, या तो वो अभिषेक या निशा के पास ही फ़ोन करती थी, क्योंकि सुलोचना जी को फ़ोन चलाना ही नहीं आता था और सुलोचना जी सबके सामने अपने दिल की बात कैसे करते। वो वैसे भी पायल को यह सब बात बताकर क्या ही करती, रहना तो उन्हें अभिषेक के पास ही था। बेकार में पायल भी परेशान होती और भाई बहन के झगड़े होते सो अलग। तो उस दिन जब पायल ने अभिषेक से अपनी माँ को फ़ोन देने को कहा, हेलो माँ, क्या कर रहे थे? ठंड ज़्यादा है सुना है, तो स्वेटर टोपी पहन कर आती हो ना, वरना ठंड लग जाएगी और उम्र ज़्यादा हो जाने से वैसे भी मुनियत घट जाती है। तो ज़्यादा बहादुरी दिखाकर पानी के काम मत करने लग जाना। भाभी हमेशा ही कहती है, उनकी लाख मना करने पर भी आप नहीं मानते। आने दो, मुझे बराबर खबर लूँगी। अरे जब आपको आराम के लिए कहा जाता है तो क्यों नहीं करते आप आराम? अब से मुझे आपकी शिकायत नहीं सुननी, यह कहकर पायल फ़ोन रखने ही वाली थी और इधर सुलोचना जी सोचती है कि क्या बताऊँ अब इसको, यहाँ तो बुखार में भी आराम की बस सोचो तो यूँ जल जाना पड़ता है। क्या करें, सब मेरी किस्मत में ही बस रोना ही लिखा है। तो शिकायत क्या करना, सुलोचना जी हाँ हाँ करते ही रहते हैं। इतने में निशा फ़ोन छीन काट देती है और कहती है, चल बुढ़िया बहुत बात कर लिया, अब घर के काम क्या तेरी वो बेटी करेगी।
बहू थोड़ी देर में करती हूँ, बर्तन धोने के लिए थोड़ा गर्म पानी कर दोगे क्या? हाँ समझाते हैं। और फिर मेरा बुखार बढ़ जाता है। सुलोचना जी ने कहा, उस दिन गर्म पानी दिया था, वैसे ही दे दूँ तो कैसा रहेगा? निशा के इतना कहते ही सुलोचना जी सहम जाती है और कहती है, नाना बहू नहीं चाहिए मुझे गर्म पानी, जाती हूँ यह कहकर वह ठंडे पानी से ही बर्तन धो लेती है और फिर मारे बुखार के कमरे में पूरी रात कांपते हुए बिताती है। अगले दिन सुबह जब सुलोचना जी उठने को हुई तो उनसे उठा नहीं जा रहा था। सर इतना चकरा रहा था कि मानो वो बिस्तर से चिपक गई हो। वो बहू बहू की आवाज़ लगाते हुए उठाने की कोशिश करते, पर हर बार नाकाम रहते। फिर भी वो इस तरह लेटी रही। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब निशा को सुलोचना जी रसोई में नहीं दिखी तो वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई सुलोचना जी के कमरे में आई। तो सुलोचना जी को लेटी देखकर वो जाकर सीधा उनके बाल पकड़कर उठाते हैं और बिना उनकी कोई बात सुने उन्हें खींचते हुए रसोई में लाकर पटक देती हैं। वो वहाँ भी लेटी रही और बोलने की कोशिश करती रही कि उनका सिर घूम रहा है, पर सिवाय आंसू के वो कुछ भी बोलने में असमर्थ रहे। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो निशा सुलोचना जी को वैसी हालत में छोड़ कर यहाँ कहकर चली जाती है कि पता नहीं कौन आ गया। सुबह सुबह फिर जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी आँख और मुंह खुले की खुले रह जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पे पायल अपने सामान के साथ खड़ी होती है। क्या हुआ भाभी, मैं कोई भूत हो गया जो मुझे देखकर ऐसे चौंक खड़ी हो? पर पायल तुम तो अगले हफ्ते आने वाली थी ना, इसलिए चौंक गई और कुछ नहीं। निशा ने हकलाते हुए कहा, अरे भाभी सब बताती हूँ, और वैसे भी अपने घर में आने की जल्दी किसी नहीं होता, जो मेरी भी जल्दी थी आ गई। अब क्या मैं बाहर ही खड़ी रहूँ? हटो दरवाजे से, पायल यह कहते हुए निशा के बगल से घर के अंदर घुस गई। अपनी मम्मी को पुकारती हुई अंदर चली आई। अरे पायल सब्र से आई हो, बैठो जरा, इतनी भी क्या हड़बड़ी है? मम्मी से बाथरूम में गई है, मैं कहती हूँ उन्हें तुम बैठो तो सही। निशा के ऐसा कहते ही पायल कहती, अरे भाभी मैं कोई मेहमान हूँ क्या जो सफ़र से आकर आराम फरमाओ? रुको पहले माँ से मिल लो, फिर तुम्हारी मदद भी करती हूँ। अरे पायल इतने दिनों बाद आई है और आते ही मेरा हाथ बताने की बात कह रही है। वाह, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी ननद मिली। यह सब निशा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी। तो इस पर पायल कहती है, अरे भाभी तुम्हें क्या हो गया है आखिर? जब से आई हो बड़ा अजीब बर्ताव कर रही हो, अभी इतना चिल्ला कर यह सब कह रही हो, मैं बाहर तो नहीं हूँ। इस पर निशा कहती है, अरे यह तो खुशी के मारे सब हो रहा है। आखिर तुम इतनी दिनों बाद जो आई हो, यह सब कह तो रही थी, पर उसके बदले में वार का कारण वो अंदर ही अंदर खूब जानती थी। कहीं रसोई में सुलोचना जी की वो हालत पायल न देख ले। अगर पायल के आने की खबर पहले होती तो सुलोचना जी को अच्छे पहनावे के साथ साथ अपने कमरे में बिस्तर पे ही रखती, लेकिन पायल के अचानक आ जाने से उसे सबसे ज़्यादा वह गुस्सा तो अभिषेक पे आ रहा था, और वो चिल्लाए इसलिए रही थी कि ताकि सुलोचना जी यह सब सुनकर अपनी हालत सही कर ले। इधर सुलोचना जी भी बाथरूम में घुस जाती है, पर उसका सर अभी भी घूम रहा था। जैसे तैसे वो खुद को संभालते हुए पायल के सामने आई तो पायल उसे लिपट कर खूब रोने लगी। अरे इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी अभी भी बच्चों की जैसी करती हो। सुलोचना जी ने कहा, कैसी हो माँ? पायल ने पूछा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है बेटा। तू बता घर पे सब कैसा है? सुलोचना जी ने कहा, हाँ माँ सब ठीक है। अच्छा भाभी भैया कब आएंगे? वो मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पायल ने कहा, ले आ गया, मैं बता क्या कहना है। पीछे से अभिषेक घर के अंदर आते हुए कहता है, अरे भैया तुम इतनी जल्दी? पायल ने कहा, हाँ तू आई है, तेरी भाभी ने बताया तो छुट्टी लेकर आ गई। अरे इतने दिनों बाद मेरी बहन आई है तो कैसे ना आता? अभिषेक ने कहा, चलो अच्छा हुआ, कुछ बताना था आप सभी को। माँ पहले वादा करो आप रोगी नहीं। पायल ने कहा, ऐसा क्या कहने वाली है?
तो जो तू यह वादा ले रही है? सुलोचना जी ने पूछा। माँ, भैया भाभी मैं 2 महीने बाद विदेश जा रही हूँ। उनका प्रमोशन हुआ है और अब 5 सालों के लिए हमें वहीं रहना है। इसलिए मैंने तय किया है कि पापा ने जितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रखी है वो मैं भैया के नाम कर दूंगी। तो कागजात बनवा लो भैया, या कहो तो मैं ही वकील अंकल से बनवा लेती हूँ। अगर यह सब मेरे जाने से पहले हो जाए तो अच्छा होगा। निशा ने कहा। क्या तू 5 सालों के लिए विदेश जा रही है? यह कहकर सुलोचना जी रोने लगी। बस करो माँ, अरे इतनी अच्छी खबर में रोना धोना क्यों? अरे अभिषेक का प्रमोशन हुआ है, यह कितनी खुशी की बात है। पायल तो अभी यही है ना? मैं कल ही कागजात तैयार करके लाता हूँ, अभिषेक ने कहा। वो भैया, इससे बनवाओगे कागजात हमारे शर्मा अंकल से ही ना? पायल ने पूछा। हाँ हाँ, उन्हें हमारे बारे में सब पता है। फिर नए के पास क्यों जाना? अभिषेक ने कहा। अच्छा, आते ही क्या जायदाद की बात लेकर बैठ गए? सभी रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय पकौड़े ले आती हूँ। या तो बस, निशा ऊपरी से कह रही थी। आखिर मन में जो उसके भी लड्डू फूट रहे थे। वो रसोई में जाते हुए अभिषेक को अपने साथ आने का इशारा करके चले जाते हैं। फिर अभिषेक कहता है, बैठ पायल, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। उसके बाद रसोई में निशा कहती, अरे वाह, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। 1-2 सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आने वाली है और दूसरे यह भला विदेश जाने वाली है। आप लोग उस बुढ़िया को कौन बचाएगा? पहले तो फिर भी बेटी का सहारा था, अब तो वो भी जाने वाली है। हाँ ठीक है, ज़्यादा खुशी जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है पायल के नाम एक ज़मीन भी है, मैं वहाँ अपनी फैक्ट्री शुरू करने की सोच रहा हूँ। फिर ये 2 पैसे की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो अपने बॉस को यहाँ से जाने का इशारा भी कर दिया है। अब मैं अपना बॉस खुद बनूंगा। चलो, अब बाहर माँ का कुछ भरोसा नहीं, अभिषेक ने कहा। इधर पायल को सुलोचना जी तो बताना बहुत कुछ चाहती थी, पर फिर कहीं इस चक्कर में दामाद जी को विदेश अकेले ही न जाना पड़े, ये सोचकर वो बस अपने आंसू छुपाने की नाकाब कोशिश करती रही। तो आंसू पोंछने में उसकी शॉल खुल जाती है, जिससे उनका जला हुआ जिस्म दिखने लगता है। इस पर पायल पूछती, अरे माँ, यह क्या है? हटाओ जरा अपने शॉल को। अरे भगवान, यह तो जलने के निशान है, कैसे जली आप? इतने में निशा और अभिषेक कहते हैं, मुझे पता है, माँ बहुत भुलक्कड़ हो गई है। उस दिन उन्होंने खुद निशा से गर्म पानी नहाने के लिए मांगा और सब निशा गर्म पानी करके बाथरूम में रखाई, और उसने माँ से कहा भी कि आप अपने हिसाब से इसमें पानी मिला लेना, पर यह मिलाना भूल गई और डाल लिया गर्म पानी खुद पर। तुरंत हम भागे अस्पताल, तभी से इलाज चल रहा है इनका। पर तुम लोगों ने मुझे फ़ोन पर क्यों नहीं बताया? पायल ने पूछा। क्योंकि माँ ने अपनी कसम दे रखी थी, तो खामखा परेशान होती, इसलिए नहीं बताया, अभिषेक ने कहा। यह आपने सही नहीं किया माँ, भैया भाभी कितना ध्यान रखते हैं आपका, आप भी तो अपना ध्यान रखो ना, पायल ने कहा। सुलोचना जी बिल्कुल निःशब्द बैठी सोच रही थी, कौन किसका कितना ध्यान रखता है, यह तो बस मैं और मेरा भगवान ही जानते हैं। खैर, अगले दिन उसके वकील आके सारे कागजात लेकर पायल और अभिषेक ने दस्तखत कर दिए। फिर पायल ने वकील से पूछा, अंकल यह सब पूरा होने में कितना वक्त लगेगा? 1 हफ्ता बेटा, वकील ने कहा। फिर 1 हफ्ते तक पायल कहीं रही और उसके सामने निशा सुलोचना जी की काफ़ी सेवा करती रही। पर सुलोचना जी जानती थी पायल के जाने के बाद निशा गिन गिन कर इसका बदला लेगी। 1 हफ्ते बाद वो वकील फिर आता है और पायल उससे पूछती है, सब हो गया अंकल? हाँ हो गया, वकील ने कहा। चलो माँ, अब आप यहाँ आराम से रह सकती हो। मैंने एक आया का बंदोबस्त भी कर दिया है, जिसकी निगरानी मैं रखूँगी। और तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो यहाँ से, पायल ने कहा। यह क्या है? यह सब क्या है निशा? अभिषेक ने पूछा। कुछ नहीं भैया, जो बेटा अपनी माँ पर अत्याचार करता हो उसे उनके जायदाद और ज़िंदगी से अलग कर दिया। वो कागजात इसलिए मैंने पूछा था किससे बनवाओगे, ताकि मैं तुमसे पहले उनके पास जाकर उनमें हेर फेर कर सकूँ। मैंने अपने और तुम्हारे दोनों की प्रॉपर्टी माँ के नाम कर दी है।
ताकि बेचारी को एक गर्म पानी से कोई जला ना सके। पायल ने कहा, तो इस बुढ़िया ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? निशा ने कहा, बुढ़िया किसे कह रही हो भाभी? अपनी ज़बान पे लगाम दो, मत बोलो। यहाँ सिर्फ मेरे भैया ही नहीं खड़े हैं जो तुम्हारी हर बात चुपचाप सुन लेंगे। मैं भी हूँ, अपनी आंखें नीचे कर लो वरना बड़े छोटे का लिहाज भूल जाऊंगी। उस दिन सब मैं माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी, तुमने उनसे फ़ोन छीनते वक्त गुस्से के मारे फ़ोन को काटना ही भूल गई और तुम्हारी उस लापरवाही ने ही तुम दोनों के सारे फ़ोन खोल दी। और तभी मैंने अपने विदेश जाने का, यहाँ जल्दी आने का और यह सब सारा प्लान बनाया। पायल ने कहा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, देखता हूँ हमें कौन निकालता है। अभिषेक ने कहा, मुझे पता था भैया तुम बड़े ढीठ हो, इसलिए इसका बंदोबस्त करके आई थी मैं। के बाद पायल का प्रतिनिधि पुलिस के साथ वहाँ जाता है, पर तुम साबित कुछ नहीं कर पाओगे पायल। निशा ने कहा, चिंता मत करो भाभी, उसका बंदोबस्त भी है। तुम जो अपनी खुशी भैया के साथ उस दिन रसोई में बांट रही थी, उसकी पूरी फिल्म बना ली है मैंने, पायल ने कहा। फिर पायल ने पुलिस से इनको अपनी माँ पर अत्याचार करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने को कहती है। और जब उन्हें पुलिस ले जा रही थी, सुलोचना जी दोनों को रोककर एक ताज़ा माँ लगा कर कहती है, अब कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना बेटा, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होते। फिर पुलिस आकर दोनों बेटे बहू को ले जाती है। उसके बाद पायल ने अपनी मम्मी को सीने से लगा कर कहती है, मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए। अब सुलोचना जी को पायल ने अपने घर में प्रेम पूर्वक रखने लगी। बेटे बहू कई बार अपनी माँ से मिलने की कोशिश की, मगर पायल ने अपने घर के नौकरों को साफ हिदायत दे रखी थी कि उन्हें किसी भी कीमत पे घर के अंदर न आने दिया जाए। सच कहा गया है, पाप का घड़ा एक न एक दिन फट ही जाता है। वैसे भी हुआ उन दोनों के साथ में। अगर उन्होंने निर्दोष भोले भले सुलोचना जी को तिल तिल तड़पाया न होता तो उन्हें भी जेल की हवा न खानी पड़ती और सभी लोग प्रेम पूर्वक अपना अपना जीवन जीते। भगवान ने हम मनुष्य को अपने कर्म करने के लिए जन्म दिया है, लेकिन कभी कभी मनुष्य में बदले की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उसे कहाँ ले जाकर डूब देती है पता ही नहीं चल पाता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। उसके बाद वो पायल से लिपट कर फूट फूट के रोने लगती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।